नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोत बहुत अच्छे से आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे। संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। चलिए मुझे बताइए, संविधान के स्रोत की अगर मैं बात करूं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप कहेंगे सर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि सर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब बात आएगी कि सर भारतीय संविधान में हमने ये पढ़ा है कि सर भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जब भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे संविधान निर्माता, तो उन्होंने 60 देशों की एक सूची बनाई। 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद 10 देशों के संविधानों को चुन लिया। कितने देशों के? 10 देशों के संविधानों को सेलेक्ट कर लिया कि भाई इन देशों से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में लिया जाएगा। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे संविधान निर्माताओं ने। किसने भैया? संविधान निर्माताओं ने। संविधान निर्माता यानी कि मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माताओं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? संविधान निर्माताओं ने, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ने, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहां पर लिखिएगा, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद, 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद कितने देशों को चुना? 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद, संविधानों को पढ़ने के बाद, कितने संविधान भैया सेलेक्ट किए? पढ़ने के बाद, आफ्टर रीड द 60 कॉन्स्टिट्यूशंस, बाद मात्र 10 देशों के संविधानों को चुना। 10 देशों के संविधानों को चुना, ठीक है जी। यहां पर आप कहेंगे चुना। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, आप कहेंगे सर सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 10 कंट्रीज। सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 10 कंट्रीज। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लेना कि सर 60 देशों के संविधानों को चुना, 10 कंट्रीज, कि सर 60 देशों के संविधानों को चुन लिया। अब इसमें भी ऐसे आता है कि सर वो 10 देश कौन कौन से हैं? 10 देश कौन कौन से हैं? 10 देश, 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चलिए बताइए, चलिए आप ही बता दीजिए कि सर 10 देश कौन कौन से हैं जिनको हमने भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ शामिल करने के लिए चुन लिया था। तो आप कहेंगे सर अमेरिका। कौन सा? आप कहेंगे सर एक तो अमेरिका था, ठीक है, एक अमेरिका था, एक आयरलैंड था। कौन सा था? आयरलैंड था। एक ब्रिटेन था। क्या हुआ करता था? एक ब्रिटेन, ठीक है। एक हुआ करता था कनाडा। कौन सा? कनाडा। एक हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया। आपने पढ़ लिया जी ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया हमने पढ़ लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब बात आती है कि सर एक था जापान, एक था जर्मनी। क्या था? जर्मनी। और एक था भैया रूस, एक था फ्रांस,
फ्रांस और एक था कनाडा। कौन सा? कनाडा। तो ये कनाडा तो हमने लिख लिया यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आप मुझे बताइए कि सर अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ये 10 देशों से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। क्या किया गया है? कुछ ना कुछ लिया गया है। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, इसको आप फटाफट से लिख लीजिए। चलिए, अच्छा यही कारण है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है, या मांगा हुआ संविधान है, या उधार का थैला है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से यहां पर लिख लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, ये आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये सारे पॉइंट आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। किसी को कोई समस्या वाली बात हो तो फिर मुझे बताएं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं। हमने कहा था इसी कारण क्या कहा गया? भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को, आप कहेंगे सर भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? चलिए भाई बताइए, भारतीय संविधान को, यहाँ पर हम लिखेंगे भारतीय संविधान को उधार का थैला। क्या कहा गया है? उधार का थैला कहा गया है। अच्छा, उधार का थैला, ये कहा किसने था? आप मुझे बताएंगे सर, किसने कहा था? ये किसने कहा है? चलिए बताइए, उधार का थैला ये किसने कहा था? कौन कौन भैया बता देंगे कि सर देखिए, कहा तो था आइवर जेनिंग ने, लेकिन इसका तथ्य रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, हाँ जी, बता तो रहे हैं आप, बिल्कुल बता रहे हैं भैया, बिल्कुल बता रहे हैं। यहां तक हम लोग बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हमने कहा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला, बोरोव्ड बैग कहा गया। क्या कहा गया? बोरोव्ड बैग कहा गया है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक आप लोग मुझे बताइए। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया ये सारी चीजें बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, आपका पढ़ाया हुआ बिहार एसआई में आया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। बिहार एसआई में भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इस स्टेटमेंट का जो बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। यहाँ पर हमने बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं उधार का थैला, मांगा हुआ थैला। जैसे कि एक स्टेटमेंट था, आइवर जेनी ने कहा था कि ये भीख में मांगा हुआ संविधान है। आइवर जेनिंग कह रहा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि भाई भीख में नहीं, ये उधार का थैला जो आप इसको कह रहे हो, ये काफी हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सारा ही संविधान बाहर से ले लिया। हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी बनाई हैं, बहुत सारी चीजें अपनी जोड़ी हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आप मुझे बताइए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आप मुझे बताइए सर। बिगेस्ट सोर्स, बिगेस्ट सोर्स, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी जल्दी से बताइए, मैं बहुत डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, जरा कमेंट में आंसर दीजिए। आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा बिगेस्ट सोर्स क्या होगा? चलिए, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, सभी बता रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। गजब। आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935।
कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935, ठीक है जी, 1935, 35, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे कि सर ये बताइए, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें कुल आर्टिकल्स कितने थे? इसमें टोटल आर्टिकल थे 321। इसमें भाग यानी कि पार्ट्स कितने थे? पार्ट्स कितने थे? आप कहेंगे सर पार्ट्स थे 14। और अनुसूचियां कितनी थी इसमें? अनुसूचियां कितनी थी इसमें? अनुसूचियां शेड्यूल्स कितनी थी? आप कहेंगे सर इसमें शेड्यूल्स कितनी थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर इसमें शेड्यूल्स कितनी थी। शेड्यूल्स की अगर बात करेंगे, शेड्यूल्स 10। कितनी शेड्यूल थी? 10। चलिए यहां पर हमने बात कर ली कि सर ये बताइए, यहां पर हमने लिख लिया, यहां सारी चीजों को हमने लिख लिया कि सर 10 शेड्यूल थी। अब इसमें से जो 321 अनुच्छेद हैं, इसमें से लगभग हमने 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो आप कहेंगे सर 321 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन किए गए। आप कहेंगे सर जो 321 अनुच्छेद है ना, इसमें से 200 अनुच्छेद, आप लिखिएगा 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। किसमें शामिल कर लिए जी? भारतीय संविधान में शामिल किए। ठीक है जी, भारतीय संविधान में शामिल किए, शामिल किए। तो यहां पर आप कहेंगे सर कि कितने ऐसे आर्टिकल थे जिन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे सर ऐसे अनुच्छेद जो 321 अनुच्छेद थे, उसमें से कितने अनुच्छेद हमने शामिल किए थे? आप कहेंगे सर उसमें से हमने लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे ही या थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर दिया था। तो यहां तक आप लोग मुझे बता देंगे कि अब किसी को कोई डाउट अगर यहां तक हो रहा हो तो प्लीज बताइए। ठीक है सर, पहले 250 बताए थे, अभी तो 250 बता रहा हूं, अभी 250 बता रहा हूं, है ना? कि भाई ये तो मैंने ये बताया है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, किसमें? भारतीय संविधान में शामिल किए गए। यहां तक ऑल क्लियर। अब बात करेंगे कि सर हमने भारत शासन अधिनियम से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। अब 250 अनुच्छेद तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठाकुर जी धन्यवाद, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें हम यहां पर शामिल कर रहे हैं, चलिए बताइए। अब बात आ गई कि सर यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 कि सर यहां से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, कि सर इसके महत्वपूर्ण या ये मान लो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या चीजें शामिल की हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये सारे पॉइंट हम लिखेंगे। चलिए ये सारे पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है, बहुत शानदार सारी चीजें हैं, इनको आप लोग पढ़ते हुए चलिए। देखिए हम कहेंगे सर हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में ली है। किससे? भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कहां से ली है? आप कहेंगे सर यहां से हमने क्या लिया है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग हमने कहां से लिया है? जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हालांकि अगर मैं बात करूं इसके नोट में आप लिखिएगा, नोट में आप लोग लिखिएगा, चलिए नोट में आप लिखेंगे कि सर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। चलिए बताइए, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, देखिए यूपीएससी जो पहले था ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर की गई, ली आयोग की सिफारिश पर की गई, द्वारा, देखिए सिफारिश पर की गई। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। तो आप कहेंगे सर जब स्थापना 1926 में हो गई थी तो भारतीय संविधान में यहां से क्यों लिया, 1919 से क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1919 में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनमें संशोधन करके 1935 में और अच्छी तरीके से इसको बना दिया। क्या कर दिया? और अच्छी तरीके से इसको बना दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां तक सारी बातें आप यहां तक समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्लो और बहुत आराम से ये सारी चीजें कराता हुआ चलूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग भी इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, शानदार। अचल जी धन्यवाद भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीड स्लो है भाई, इससे ज्यादा स्पीड अगर मैं ज्यादा तेज करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इससे ज्यादा करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहां से हमने क्या ले लिया? आप कहेंगे सर यहां से हमने क्या क्या लिया? जैसे कि आप कहेंगे प्रशासनिक व्यवस्था ले ली। क्या ले लिया? प्रशासनिक व्यवस्था ले ली। जैसे हम कहेंगे सर प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि सर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव 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 सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या मतलब है कि जिला होगा, जिले में एक डीएम होगा, एक एडीएम होगा, एक एसडीएम होगा, ठीक है, फिर तहसीलदार होंगे, फिर भैया सेक्रेटरी होंगे, फिर लेखपाल होंगे, कानूनगो होंगे, ऐसे करके वो सिस्टम बनेगा। इधर पुलिस प्रशासन में एसपी होगा, एएसपी होगा, डीएसपी होगा, है ना, सीओ होगा, कोतवाल होंगे, ऐसे करके वो पूरा सिस्टम बना हुआ। तो ये जो व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? ये व्यवस्था हमने कहां से ली है बताइए? लिख लीजिए सर, सीपीएससी या यूपीएससी? देखिए सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था, लेकिन इसको बाद में 1900 इसको क्या बना दिया गया? आप कहेंगे सर इसे क्या बना दिया गया है? तो आप कहेंगे सर इसे क्या बना दिया मेरे लाल? तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए भैया इसे क्या बना दिया था। तो यहां पर बहुत अच्छी चीजें हो गई, बहुत शानदार चीजें हो गई कि सर ये तो हमने पढ़ना है। हालांकि मैं यहां पर पीडीएफ भी लेकर आया हूं,
मैं पीडीएफ भी लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना। मेरा उद्देश्य क्या है? याद कराना। अब मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना, और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहां पर मुझे समझाने का मौका ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मुझे समझाने का मौका ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे जिसे पीएससी कह रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहे हैं, जिसे हम लोक सेवा आयोग कह सकते हैं, यूपीएससी कह सकते हैं। शक्तियों के वितरण की बात कर सकते हैं, किसकी? शक्तियों के वितरण की बात कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं। न्यायपालिका का ढांचा, अगर मैं बात करूं, न्यायपालिका का ढांचा हमारे यहां कैसा है? त्रिभुजाकार है। यहां हम पढ़ते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट होगा, यहां पर हम कहेंगे हाई कोर्ट होगा, या सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो त्रिभुजाकार होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिभुजाकार, हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। पीडीएफ से पढ़ाऊं, लिख कर पढ़ाऊं? चलिए, ये सारी चीजें मैंने इसलिए आपको बता दी ताकि आप लोगों को टेंशन ना रहे। मैं दोनों चीजों को आपके सामने लेने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे सर, ये बताइए संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था का क्या मतलब होगा? संघीय व्यवस्था, अब संघीय व्यवस्था यहां पर है जिसे हम यूनियन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनियन सिस्टम बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? जो यूनियन सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। ये किससे प्रेरित है? आप कहेंगे ब्रिटेन से। किससे प्रेरित होगी? ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होगी। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। एक चीज और बात ये आती है, एक बात यहां पर आती है कि सर राज्यपाल का पद, अब आप कहोगे सर राज्यपाल का पद ये हमने कहां से लिया है? पोस्ट ऑफ, आप कहेंगे सर पोस्ट ऑफ गवर्नर। किसका भैया? पोस्ट ऑफ गवर्नर। यहां आप लिखिएगा कि सर पोस्ट ऑफ गवर्नर। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर। आप कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये हमने पॉइंट लिख लिए यहां पर, ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि सर शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स इन 3 लिस्ट। अब 3 सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। हालांकि हमें यह पता है कि समवर्ती सूची हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कि सर समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ये हमने कहां से लिए? भारतीय संविधान में, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इसका जो शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है, द प्रोविजन ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों के विभाजन की जो व्यवस्था है, वो हमने कहां से ली है? वो हमने ली है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर। कितनी? 3 सूचियां बनाकर। ठीक है जी, 3 सूचियां बनाकर। क्या किसी को कोई आपत्ति यहां तक, कोई दिक्कत? यहां पर मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूं लिखने के लिए, मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये तो हो गई बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हमने यहां से ली हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा और चीजें आप इसमें लेना नहीं। ठीक है, और इसमें चीजें आप लेना नहीं। अब बात आ गई जी ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। ब्रिटेन के संविधान से, फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान से
हमने क्या क्या व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में ली हैं? आप कहेंगे सर सबसे पहली जो व्यवस्था है वो हमने ली है एकल नागरिकता। क्या ली है? एकल नागरिकता। कि सर एकल नागरिकता क्या है बताइए। जैसे एकल नागरिकता की बात होगी, सिंगल सिटीजनशिप की बात होगी, कि सर इसका मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप में हम बात करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप, मैं भारत का नागरिक हूं, यदि मैं अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता हूं, अन्य देश की नागरिकता ले लेता हूं, तो मेरी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब क्यों भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है? कि मान लो जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो, प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा को भारत में कोई पुरुष मिला नहीं, उन्होंने अमेरिका में जाके शादी कर ली, निक जॉन से शादी कर ली, भारत की नागरिक है। अधिनियम ये कहते हैं यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, यही तो अधिनियम कहता है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा इतना भर के टैक्स भारत सरकार को देती है, सेलिब्रिटी है, उसकी नागरिकता खत्म करने पर किसका लॉस है? प्रियंका चोपड़ा का या भारत का? आप कहेंगे भारत का लॉस है। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका की नागरिकता नहीं ली है, वो भारत की नागरिक है, भारत में टैक्स पे करती हैं, तो उनकी नागरिकता बनी हुई है। एकल नागरिकता, अब प्रियंका चोपड़ा चाहे भारत की नागरिकता लेना और अमेरिका की नागरिकता लेना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है जो कि ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। किसके? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। और एकल नागरिकता ये कहती है कि आप अगर किसी भी देश की एक ही नागरिकता ले सकते हैं। आप कहोगे सर 2015 से तो हमने ओसीआई कार्ड पढ़ा है, पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड। पीआईओ कार्ड का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई कार्ड का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, यानी कि भारतीय मूल के नागरिक, और ओसीआई का मतलब है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के सीमा पारीय नागरिक। ऐसे 16 देश जिसमें भारत के लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जो भारत से संबंध रखते हैं, जिनके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, वो भारतीय मूल के नागरिक हैं। जैसे ऋषि सोनक, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, ऋषि सोनक, वो भारत के आगरा से संबंध रखते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो कौन है? भारत में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी पुत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी पुत्री है, तो वो क्या है? वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। जैसे कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, जैसे सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। ये भारतीय मूल का मतलब क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो 2015 में पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड को मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो इसे कहा गया कि भाई ओसीआई कार्ड के माध्यम से 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी, डुअल सिटीजनशिप दी जाएगी। अब डुअल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि भारत की नागरिकता भी रहेगी और उन देशों की नागरिकता भी रहेगी जिनमें वो रह रहे हैं। लेकिन एक नुकसान होगा दोहरी नागरिकता में। जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई रह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता उसके पास है, और वो भारत में आकर भारत की नागरिकता लेता है, तो उसे भारत में ना तो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ना चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा। तो उसके दो लॉस हो गए। उसे पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल भारतीय निवासी को मिलेंगे, भारतीय व्यक्तियों को मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गई एकल नागरिकता की। चलिए, अब दूसरा पॉइंट है संसदीय व्यवस्था। आप कहेंगे सर संसदीय व्यवस्था, इसको आपको डिटेल में समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? जल्दी से बताइए कि सर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन पर आधारित है। कहां से? ब्रिटेन पर आधारित है। बैठो, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से आधारित होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें 3 अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति है, क्या है? एक राष्ट्रपति है, एक इसका अंग लोकसभा है, और एक इसका अंग क्या है? राज्यसभा है। क्या है जी? राज्यसभा। तो इन सब से मिलकर क्या बन रहा है? इन सब से मिलकर बन रही है भैया संसद। तो जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। चलिए,
आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ा कि सर ये पढ़ लिया, संसदीय व्यवस्था पढ़ ली, तो अब पढ़ेंगे द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, अब द्विसदनीय व्यवस्था की बात यहां पर होगी। अब द्विसदनीय व्यवस्था जिसे वाई कैमरल सिस्टम कहते हैं, वाई कैमरल सिस्टम। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख रहा हूं, वाई कैमरल सिस्टम। इसका मतलब है जब दो सदन काम कर रहे हों। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करूं तो आपने संसद देखा, संसद जिसे हमने क्या कहा, पार्लियामेंट। संसद में एक तो सदन होगा लोकसभा, एक सदन होगा राज्यसभा। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया कि एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल आप समझो विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल। अब विधानमंडल जब हम पढ़ेंगे तो हम यहां पर बात करेंगे कि सर इसमें क्या होगा, एक होगा विधानसभा, एक क्या होगा विधानसभा, और एक होगी विधान परिषद। क्या होगी, विधान परिषद। लेकिन हर राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये जो व्यवस्था है ना कि इन्हें 2-2 सदनों में बांटा गया है, इसे हम कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, वाई कैमरल सिस्टम। क्या बोलेंगे, वाई कैमरल सिस्टम। चलिए अब बात यहां पर आ गई कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे विधि का शासन। क्या पढ़ेंगे जी, हम पढ़ेंगे विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या पढ़ेंगे जी, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इसको आप मुझे बताइए, विधि का शासन क्या है। सर ये कहां से लिया गया, मेरे लाल ये मैंने लिखा है ना ब्रिटेन। अब बताइए ऊपर मैंने ब्रिटेन लिख दिया, उसके बावजूद भी अगर आप पूछ रहे हैं कहां से लिया गया है, तो सोच विचार करने वाली बात है, सोच विचार करने वाली बात है। सर इनको इंग्लिश में लिखिए। लो जी, लो जी, हमको इंग्लिश में हट रहे हैं, हमारा कोई हाथ टाइप थोड़ी है इंग्लिश में। लो लिख दे रहे हैं, विधानमंडल को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसे क्या बोल देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव, आप मुझे बताइएगा सर इसे क्या बोलेंगे। आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए अब ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए क्या इतना आप लोग लिख लेंगे, जल्दी से बताइए क्या इतना आप लोग लिख पाए कि सर यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से छाप दिया, यहाँ तो हमने बहुत अच्छे से छाप दिया कि भैया ये फटाफट से बताइए, है ना। ये सारे पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मेहनत करने का मजा तभी है जब आप पूरे होश और हवास में कर रहे हो। अगर आप सीरियस होकर मेहनत कर रहे हो तो आपकी जगह फिर सीरियस होने की आईसीयू में है, क्योंकि सीरियस पेशेंट कहाँ जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं। और जो हंसी मजाक में पढ़ रहे होते हैं, जो दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं सारी चीजें, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए हमने बात कर ली। देखिए संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जो कनाडा से ली गई थी। ठीक है, कहां से ली गई, कनाडा से। जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने यहां से ले लिया। ठीक है, और इसमें हमने संघीय व्यवस्था भी लिया। कौन सा, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को ये जरूर बताया होगा, यूनियन, यूनियन सिस्टम, कि भारत में यूनियन सिस्टम चलता है। आपने देखा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समय, भारत दैट इज इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत इज शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है, संघ मतलब यूनियन है। संघ शब्द को हम फेडरल भी लिखते हैं और यूनियन भी लिखते हैं। पहले संघ का मतलब समझ लो, संघ का मतलब समझ लो। संघ का मतलब जो है, ये जो संघ है इसका मतलब फेडरल इंग्लिश में भी है और यूनियन है। भारत में कौन सा, फेडरल चलता है या यूनियन चलता है। आप कहेंगे यूनियन चलता है, कहां से लिया, ब्रिटेन से। लेकिन फेडरल सिस्टम भी 1962 से स्टार्ट हुआ है, जो कि कनाडा से लिया गया था। जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से। अब अर्थ क्या है दोनों के, समझिए।
संघ, अगर यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ तो ऐसा देश जहां पर राज्यों को देश से अलग होने की आजादी नहीं है, वहां पर यूनियन सिस्टम है, जैसे ब्रिटेन और भारत। क्या भारत में यूपी अलग हो सकता है? क्या भारत में महाराष्ट्र अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां पर संघीय व्यवस्था चलती है, फेडरल सिस्टम चलता है, वहां पर राज्यों को देश से अलग होने की आजादी है। जैसे कनाडा, जैसे कि अमेरिका, इनमें राज्य चाहे न्यूयॉर्क चाहे अमेरिका से अलग हो सकता है, कनाडा का कोई भी राज्य चाहे अलग हो सकता है। क्या भारत में अलग होने की आजादी है? नहीं। इसलिए भारत में यूनियन सिस्टम है। भारत में जो 559 रियासतें थीं, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं थी, वो किसी संधि का परिणाम नहीं थी, वो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हुई थी। 3 रियासत बची, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्हें बाद में भारतीय संघ में शामिल किया गया, है ना। यही तो हमने पढ़ लिया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, है ना। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। चलिए अब बात करेंगे सर राष्ट्रपति की औपचारिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर औपचारिक प्रधानता। औपचारिक, यहां पर लिखिए औपचारिक प्रधानता, ठीक है। फॉर्मल सुप्रीमेसी, आप कहेंगे सर फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ द प्रेसिडेंट। कि सर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता का मतलब है कि राष्ट्रपति भारत में केवल नामात्र का प्रमुख है। भारत में राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है, उसके पास कोई वैसी शक्तियां है ही नहीं। सारी वास्तविक शक्तियां किसमें? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में। सर जो रियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव है किसमें होगी? आप कहेंगे सर रियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज बीन गिवन इन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि सर वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में है, जबकि कार्यपालिका की शक्तियां किसमें है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में है, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए वास्तविक शक्तियां किसमें है, ओरिजिनल पावर्स किसमें है, रियल पावर्स किसमें है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन का राजा नामात्र का प्रमुख है, वैसे ही भारत में भारत का राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है। दिखावटी तोता है, रबड़ की मोहर कहा जाता है। और मैं ये कहूं कि ये सब कहना गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि मैं द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रति अपने पद पर रहकर अपने पद का कर्तव्यनिष्ठ पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्य निर्वहन करूंगी। तो अनुच्छेद 60 वो उसको अधिकार दे रहा है कि अगर कुछ भी भारत में गलत होता है, संविधान के खिलाफ होता है, वो उसको रोक सकती है। लेकिन ऐसा रोकते नहीं है राष्ट्रपति, क्योंकि पता है इन्हें ऐसा कुछ करेंगे महाभियोग लग जाएगा, हटा दिए जाएंगे। भाई वास्तव में तो जिसकी सरकार है वही दमदार है ना, वही पावरफुल है ना। चलिए आपने यहां पर ये पढ़ लिया। अब बात आ गई सर, ये हमने पढ़ा, अब इसमें हम पढ़ेंगे सर, आप कहेंगे सर विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब आप मुझे बताइए विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस। आप कहेंगे सर लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या कहता है जी? लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या कहता है? जल्दी से बताइए। प्रोसेस, इसमें लिखा यदि कोई कानून है, यदि कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो उसे 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित होना पड़ेगा। 2/3, ठीक है। 2/3 जो पार्ट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकसभा में राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अलग अलग सदन में पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, और जैसे ही वो हस्ताक्षर हो जाएंगे, जब वो हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वो अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो अधिनियम बन जाएगा। बिल्कुल राहुल कुमार, आपने सही कहा, मैंने 1935 में बताया, लेकिन मैंने वहां यह भी बताया था कि यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। क्या वो लाइन आप भूल गए? अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि भैया भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्था यूनियन सिस्टम है, जो कि किस देश के संविधान से प्रेरित है? हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटेन। पढ़ा था, है ना। चलिए ये सारी चीजों को आप लोग लिखते हुए चलिए, बताइए कोई दिक्कत वाली बात यहां पर। अब बात करेंगे सर, ये बताइए
कि लोक मंत्री परिषद का जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से, ठीक है जी, किससे? सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से निम्न सदन बोले तो किसे? निम्न सदन बोले तो लोकसभा, निम्न सदन बोले तो लोकसभा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या होगी जी? आप कहेंगे सर उत्तरदायी, उत्तरदायी बोले तो रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होगी। यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैबिनेट ऑफ द लोकसभा। कि भैया ये समझिए कि लोकसभा जो है एक आर्टिकल है 75 क्लोज 3, हम ये पढ़ते हैं ना आर्टिकल 75 क्लोज 3। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा हुआ कि सत्ता दल के किसी मंत्री के द्वारा यदि कोई बयान दिया गया तो वो बयान पूरी भारत सरकार का माना जाएगा। सरकार ये कहकर बयान नहीं कह सकती कि साहब ये बयान इनका था। जैसे मध्य प्रदेश में एक मंत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं, हमने इनको जवाब इन्हीं के डैश डैश से दिलवा दिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि भैया फिर आप कहते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे बयान नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और ये एग्जाम्पल सटीक है। तो भाई जब विरोध हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। हमारे देश की एक बेटी है, हमारे देश के आर्मी की शान है, कर्नल सोफिया कुरैशी। उन्होंने जब ब्रीफिंग दी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान तो उन मंत्री जी ने कुछ विवादित बयान दिया, और जो कि बहुत ज्यादा विवादित था, है ना। उन्हें कहा देखो हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जवाब दिया उनकी भाषा में और उनके डैश डैश द्वारा दिलवा दिया गया, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि इस पर उन मंत्री जी को निलंबित कर देना था। ये कानून कहता है कि भाई यदि कोई मंत्री अपनी सरकार में रहकर, सत्ता दल में रहकर कोई विवादित बयान देता है तो सरकार उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि ये बयान पूरी सरकार का है, ये बयान पूरी सरकार का है, ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। क्या क्लियर है यहां तक चीजें? फटाफट से आप इनको लिख लीजिए। चलिए मुझे बताइए, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है जी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप लोग भैया अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और विश्वास रखेंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया ना आप लोगों ने? चलिए अब एक मैं और यहां पर बता देता हूं, इसमें ही एक और बता देता हूं, इसी से हमने और क्या लिया है, अग्रता ही विजेता। अगर आप चाहें तो लिख लेना कि अग्रता ही विजेता का क्या मतलब है। देखिए अग्रता ही विजेता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीत जाता है। कि सर अग्रता ही विजेता ये कहां से लिया गया है? अग्रता ही विजेता, ठीक है, अग्रता ही विजेता ये हमने कहां से लिया है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FIRST, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? अच्छा ये जो है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीत जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीत जाता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ना, लोकसभा के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में, गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं, उनमें यूज होता है। विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यवस्था काम नहीं करती। क्लियर है? इसको आप लोग लिखिए, हालांकि नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PDF से लिख लेना। बिल्कुल अर्पित जी, बहुत शानदार। मैं यही कहूंगा कि आप लोग समझने का प्रयास करें क्लास में, लिखने का मौका तो आपको भैया PDF से भी मिल जाएगा, और PDF तो ये आपको मिलेंगी। अब बात आती है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। आप कहेंगे सर आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? तो आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत,
नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए बताइए, नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर ये हमने कहाँ से लिया सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसपी लिखते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। कहाँ से? स्पेन से लिए, ठीक है। आयरलैंड ने स्पेन से लिए और भारत ने कहां से लिए? भारत ने लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि सर हमने ये पढ़ा है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होंगे, में 12 सदस्यों का मनोचयन राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्यों का मनोचयन मनोचयन राष्ट्रपति द्वारा। अब ये जो सदस्य होंगे ये कहां से लिए जाएंगे बताइए? आप कहेंगे सर 12 मेंबर्स, आप बताइए 12 नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स, नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा वाय प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से इन्हें चुनेंगे? ना, ये 4 क्षेत्रों से आते हैं। एक तो कला के क्षेत्र से, एक विज्ञान के क्षेत्र से, कला को आर्ट्स कहते हैं, विज्ञान को साइंस कहते हैं, समाज सेवा सोशल सर्विस। अब आप लोग मुझे बताइए, समाज सेवा हो गई, सोशल सर्विस हो गई, और साहित्य क्या हुआ है जी? साहित्य। तो यहां पर हमने बात कर ली कि सर ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहां से ली जाती हैं? मनोचयन, कुछ और लिख दिया क्या मैंने? मनोचयन, नॉमिनेट, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया कि सर नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा वाय प्रेसिडेंट, कि सर कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा से और साहित्य से। एक केस आया 2015 में, सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा में मनोनीत किया गया, बड़ा विवाद हुआ, विपक्ष ने आवाज उठाई कि क्यों मनोनीत किया गया। क्या सचिन तेंदुलकर कला के क्षेत्र से आते हैं? क्या सचिन तेंदुलकर विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं? क्या समाज सेवा से आते हैं? क्या साहित्य से आते हैं? विपक्ष ने कहा इन चारों में से कहीं से नहीं आते, वो तो खेलते हैं, वो तो क्रिकेटर हैं। तो कोर्ट में ये वकील ने जवाब पूछा जज साहब से, क्या खेलना कला है? न्यायाधीश ने कहा ना, खेलना कला नहीं है, खेल जो है वो स्पोर्ट है। तो फिर वकील ने पूछा, फिर उन्हें चारों में से मनोनीत नहीं करना चाहिए था, क्यों कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया पहले दारा सिंह को भी तो किया गया था जो कुश्ती खेलते थे, उसमें तो विवाद नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में माहिर है, जिसने भारत का पूरे विश्व में नाम किया है, भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट के, उनका मनोचयन गलत नहीं है, लीगल कर दिया उन्हें, ठीक है। जया बच्चन जी हुई थी, है ना, जया बच्चन जी आप जानते हैं पेप्स के नाम से वो बड़ा बदनाम है, न्यूज वालों के नाम से बड़ा बदनाम होती हैं। चलिए, ये हमने लिख लिया। हम बात करेंगे सर राष्ट्रपति के, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, निर्वाचन पद्धति, कि सर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। निर्वाचक मंडल का मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड। लिख दूं क्या इंग्लिश में, है ना, लिख लीजिए, प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल डबल एल आता है, एक एल आता है, एक बार मुझे बताना जरा इलेक्टोरल में क्या आता है? एंड मेथड, ठीक है जी। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर इलेक्टोरल कॉलेज, माफी चाहूंगा, कॉलेज, ठीक है जी, इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड, कि सर इनका चुनाव जो होगा किस मेथड पे होगा? तो मेथड तो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन
कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, जैसे मैं और आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है निर्वाचक मंडल, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जबकि विधान परिषद और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। बोर्ड का टाइम गलत है, बताओ। उसका ध्यान यहां नहीं है, जो मैं इतनी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा रहा हूं वो नहीं है, उसका ध्यान कहां है? बोर्ड का टाइम गलत है। ये वाला आएगा कि अजीत सर जब पॉलिटी की क्लास पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पर क्या टाइम था, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में आने वाला है? सीरियस हो जा वरना घूंसे मारूंगा खींच के। चलो, तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया, इससे आगे हम कल बात करेंगे। इसकी एक नेक्स्ट क्लास रहेगी कल, और आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।